जमाई भाई ने कहा भाई हमें अरेबिया से क्या मतलब, हमें सऊदी से क्या मतलब। बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। यार जब हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो, कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे, और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या। हम क्या जाने भाई, वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब, अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे, बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था। हे अजमी हैं, अजमी और अरबी में बहुत फर्क है, और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको पूर्वज हिंदू अरे सहाबा तो आए ना, आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे। अरे भाई हिंदू थे, ये क्या थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे, और वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गए, उनको हिदायतें मिली। पूर्वज थे या नहीं थे, और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। अरे भाई, इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है, इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। आपके कोई भी भारत का मुसलमान अपने आप को अरबी नहीं कहता है। आप जैसे बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो मुसलमानों पे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, और आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। आप जैसे लोगों को राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं या नहीं है, बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। नहीं मानते? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी थे या नहीं थे? पूर्वज तो हिंदुस्तान अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सऊदी अरब में हुई है, तो क्या तुम उनको नबी नहीं मानोगे? आप अपने को अरबी मानते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी नहीं है? और अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते, नहीं, पर देखिए सऊदी में पैदा हुए तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। मैं देखिए नाम रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? कुछ और चेंज कर लो। अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है, और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबय बिन खल्फ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए मैं रुक करता हूं। मैं रिजवान आपने अपनी बात को रखा, शोहेब जी आपने भी अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि मर्यादा को बनाए रखकर अपनी बातों को रखा जाए। महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, और ये सवाल मैं शाहिद अली साहब आपसे पूछना चाहता हूं, अतीकुर रहमान आपसे पूछना चाहता हूं। पहले मैं अतीक साहब आपका रुख करता हूं। अतीक साहब, आप बताइए, यह फैसला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ले लेती, इस तरह का कोई फैसला, तो वो कॉम्युनल हो जाती या नहीं होती? इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ भी जाता है और वहां पर वो गंगा से लेकर जल काशी विश्वनाथ के द्वार पर चढ़ाता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसको भी लोग कम्युनल एजेंडे के साथ जोड़ देते हैं। उसको भी लोग कहते हैं कि संविधान की शपथ लिया हुआ प्रधानमंत्री है। लेकिन ऐसे फैसले सऊदी अरब में होते हैं, तो क्या कहिएगा आप? और अगर ऐसा फैसला भारत में हो जाता तो? जी अमीश भाई, देखिए 2 साल 1.5 साल में जितना कुछ भी तबलीगी जमात के बारे में आपने बहस की, स्टेट एजेंसीज ने इंक्वायरी की, बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी चली। कम से कम मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आज आपके सामने कम से कम सुनहरा मौका था कि आप उस
गलती को सुधारते और तबलीगी जमात का साथ देते और सऊदी को मैं तो तबलीगी जमात का साथ ही दे रहा हूं। हमारी स्टेट मैं तो ये कार्यक्रम करके तबलीगी जमात का साथ ही दे रहा हूं। हर कोर्ट से हमारे एक इस्लामिक देश ने तबलीगी जमात को गेटवे ऑफ टेररिज्म बताकर बैन कर दिया है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा क्यों हुआ है, और अगर ऐसा भारत में हो जाता तो आप क्या कहते? आप तो उल्टा कहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाना चाहिए क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम कहता है। ठीक है, क्योंकि आपका सवाल अब सऊदी को उसमें लेके आ रहा है। मेरा पहले से सवाल सऊदी पे था। पर्सपेक्टिव के अंदर मैं ये समझ रहा हूं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मैं ये समझ रहा हूं अमीश भाई कि ये सऊदी की तरफ से एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। पिछले कई सालों में तबलीगी जमात ने सऊदी गवर्नमेंट को कई घेरों में लेकर एक्सपोज किया है। उनके जो यूएस के साथ में संबंध हैं टेररिज्म को लेकर, इस्राइल के साथ में जो नए संबंध बन रहे हैं सऊदी के साथ में, उसको तबलीगी जमात ने एक्सपोज किया। उसके एवज में एक फेस सेविंग एक्सरसाइज लेते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने तो इस तरह से पैर लगा के यूएस के सामने इस्लामिक सबसे बड़े इस्लामिक देश ने एक गैर इस्लामिक फैसला लिया क्रिश्चियन मुल्क अमेरिका के दबाव में, ये आप कह रहे हैं? दैट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल। कहां से ले आते हैं सर लोग? आप अगर मुझे कंप्लीट करने दिया जाए तो अमीश भाई अच्छा है, नई कहानी बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जनाब नई कहानी बता रहे, बताइए बताइए, आप विदेश मामलों के भी जानकार हैं। मैं विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आई रिस्पेक्ट दैट। अब अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं और आपके पैनलिस्ट सीरियसली इस चीज को समझने की कोशिश करें बगैर अपनी शैतानी हंसी के, तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। नहीं आप अपने वक्तव्य को रखिए, डिबेट छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई मुस्कुरा रहा है, मैं किसी की मुस्कुराहट तो नहीं छीन सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपने कहानी अभी सुनाई है, इसके पीछे फैक्ट्स क्या है कि क्यों आपको लगता है कि अमेरिका के दबाव में सबसे बड़ा इस्लामिक देश आ गया? बहुत अच्छा आपने फैक्ट्स का सवाल किया अमीश भाई। प्लीज। फैक्ट्स का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कोई इंडियन नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन राइटर्स को आप पढ़ लीजिए। कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर अमेरिका ने रशिया को नीचा दिखाने के लिए, उसको हराने के लिए टेररिज्म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों का किस तरह से इस्तेमाल किया, वो आपको बखूबी अमेरिकन खुद बिल्कुल आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। जनाब अली ये भी बता दीजिए वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? ये बताना है जनाब अली ये भी बता दीजिए कि वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? जनाब अली वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? जी रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया आपके सवाल। आपने बोला ना कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? 10 सेकंड में बताइए सर। कोल्ड वॉर का पीरियड 1980 से आप स्टार्ट कर लीजिए। तो अब क्यों हुआ 2021 में क्यों हुआ ये बैन? हाँ वही तो मैं, अब इसराइल के साथ नए रिलेशंस बन रहे हैं ना, ये जियोपॉलिटिकल कंपल्जन है सऊदी के लिए। अच्छा, अब तक के सऊदी ने इस्राइल को तारिक फतेह इस पर कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान इस पर कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला इस पर कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, शाहिद अली और बीजेपी के प्रवक्ता के पास मुझे जाना पड़ेगा, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोल पाए हैं। प्रेम शुक्ला, बात का रिएक्शन जो अतीक उर रहमान ने बोली। जी देखिए, दरअसल जो है जो तबलीगी जमात का समर्थन करने वाली बिरादरी है उसके लिए निश्चित तौर पर झटका है कि जिस सऊदी अरेबिया से तबलीगी जमात को तबलीग के लिए, इज्तिमा के लिए, मस्जिदों के निर्माण के लिए सतत धन की आपूर्ति होती थी, आज वही सऊदी अरब तबलीगी जमात को अगर कहता है गेटवे ऑफ टेररिज्म तो निश्चित तौर पर यह विचारणीय मुद्दा है। लेकिन जिन लोगों ने आतंकवाद के समर्थन को अपना मजहब मान लिया है, ऐसे लोगों के लिए इस बात को पचा पाना कठिन है। आपको ध्यान होगा 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में जब वहां पर कमाल पाशा ने टर्की में वहां की खिलाफत को हटाकर सेकुलरिज्म लागू किया था। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं कोल्ड वॉर पर भी आ जाता हूं उनके। जी